जेकेएस परिहार जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। चर्चा की शुरुआत परिहार साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर परिहार साहब बात टैंक जोरावर को लेकर करें, किस तरीके से जो भारतीय सेना की डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को जोरावर टैंक बदलेगा, और जो मौजूदा समय की मांग है उस मांग पर किस तरीके से जोरावर टैंक खरा उतरता है? परिहार जी। पहले आपका और इंडिया न्यूज का धन्यवाद, आपने जोरावर टैंक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया और मुझे मौका दिया रिनाउंड एक्सपर्ट जनरल माथुर के साथ इंटरेक्ट होने का। धन्यवाद। अब इसमें जो जोरावर टैंक है ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा। जी जैसा हम सब जानते हैं कि 2020 के वक्त में हमने जो है वहाँ पे गलवान और दूसरे ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में जब चाइनीज एग्रेशन हुए थे तो उसमें हमारे जो मीडियम और हैवी, बेसिकली जो हैवी का मतलब होता है कि जो 60 टन के आसपास के टैंक हो टोटल वजन के, और मीडियम यानी जो 60 से 40 के बीच के आते हैं, और लाइट टैंक्स हैं 25 से 40 टन होते हैं जो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो वो टैंक्स जो थे उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया, मगर क्योंकि वो टैंक्स जो है वो फील्ड एरिया के लिए बने हुए, माउंटेन में नहीं, और खास करके हाई एल्टीट्यूड में, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया, क्योंकि इनमें जो है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कमी होने से उनको ऑपरेट करना बहुत थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और इंजन को लगातार उसको ठंडों में गर्म करने के हर 2-3 घंटे में उसको कम से कम 20 मिनट के लिए चला के रखना आवश्यक हो जाता था। अभी जोरावर टैंक में ये लाइट टैंक होने की वजह से इसमें सबसे बड़ी बात जी ये है कि इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, और जो एक रेशो होता है कि हाई एल्टीट्यूड में 60 टन का अगर आप टैंक यूज कर रहे हैं तो उससे जितना पावर निकलेगा, मूवमेंट मोबिलिटी होगी, उसके मुकाबले में ये टैंक काफ़ी फास्ट होता है और एफिशिएंसी उसकी उसके मुकाबले में 80% उसमें बढ़ जाती है। ये एक सबसे बड़ा है। दूसरा, हल्का होने से ये माउंटेनियस एरियाज में बड़ी तेजी से मोबिलाइज हो सकता है। आजकल का जमाना हमारा एआई का जमाना है, और टैंक जो है, जिस तरह यूक्रेन रशिया युद्ध में रशियन टैंक्स को ड्रोन से परेशानी उठानी पड़ी थी, उन सब बातों को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए इसमें जो है एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी लगाए गए, जो नेविगेशन, जो उनको पहले से आइडेंटिफाई करके इंटरसेप्ट करने की इसमें क्षमता रखते हैं। जी इसके जी दोनों एक बात मैं कहूंगा कि डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लॉर्सन एंड टोब्रो एंड भारत फोल, ये बहुत अच्छी कंपनी डेवलप हो गई है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो ये एक बहुत अच्छा टैंक साबित होगा। अभी जो हमारे सामने समस्या जो है वो दो टैंक के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है इंजन और दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम। जी इसके लिए अभी हम हाल फिलहाल इंटरनेशनल फर्म पे ही इस पे डिपेंड है, जैसे कि रैंक अमेरिका का जो कंपनी है ट्रांसमिशन में नंबर 1 है। दुनिया भर के जहाँ भी टैंक बनते हैं इनमें इनके ट्रांसमिशन सिस्टम्स यूज होते हैं, इसी तरह से कनिंग्स के हैं। तो ये रॉयल्स रॉयस का इंजन अभी हमें हाल फिलहाल जी मिला है। जी जब 54 टैंक्स हमें पूरे मिलेंगे, फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में करने की बिल्कुल भारत सरकार कोशिश कर बिल्कुल रही है, और बाद में डीआरडीओ खुद अपने इंजन इसमें बनाएगा। बिल्कुल परिहार जी, अवश्य। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, माथुर साहब मैं आपका रुख करूंगा। माथुर साहब, लेकिन एक गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम बात चीन को लेकर करें तो चीन ने लद्दाख जैसे जो ऊपरी हिस्से के इलाके हैं वहां पर पहले से ही लाइट टैंक जो है वो तैनात कर दिए हैं। क्या जोरावर की तैनाती से बैलेंस बनेगा? जय हिंद अभिषेक। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। इससे पहले कि जी आपके मैं प्रश्न का उत्तर दूं, एक दो चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं। जी देखिए, ये जो लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस की, ये कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2000 के समय के दशक में इसकी रिक्वायरमेंट को हमने पहचाना था। उस समय जनरल के मेरे ख्याल से ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, तब से हम लोग इस प्रकार के एक लाइट टैंक की आवश्यकता को हमने महसूस किया। जी लेकिन अर्थ और अन्य चीजों में और बहुत डायरेक्ट थ्रेट हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं होने की वजह से जी हमने इसको, ये डिले हो गया। डिले जी भी नहीं हो गया, मतलब उसको शेल्फ कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर परिहार ने कहा बहुत सफाई के साथ, कि हम जी अपने बड़े टैंक T-72 को वहां ले गए और हमें लगा कि हमारा काम हो गया है। अब देखिए क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। गलवान में जब टीम ने अपना VT-15 जी टैंक वहां पर, जो लाइट जी टैंक है, उसको वहां पर डिप्लॉय किया, तब हमें आवश्यकता पड़ी इस प्रकार के टैंक को लाने की। तीन चीजें होती हैं जब भी आप आर्मर का वॉरफेयर देखते हैं: मोबिलिटी, उसकी सर्वाइवेबिलिटी और उसकी फायर पावर, जी प्रोटेक्शन।
देखिए कि जिस प्रकार से जो लाइट टैंक चाइना ने वहां पर डिप्लॉय किया, उसकी मोबिलिटी, मनोवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे टैंक के मुकाबले जो हमारे T-72 हैं। देखिए T-72, T-90 जो बड़े टैंक हैं, ये रशियन टैंक्स हैं, और रशिया के टैंक्स प्राइमरीली डिजाइंड हैं यूरोप की टेरेन में ऑपरेट करने के लिए। तो जिस प्रकार की टेरेन आपके पास हाई एल्टीट्यूड में इंडिया में है, उस प्रकार के लिए वो टेलर मेड नहीं होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपको जब भी पहाड़ी इलाके में आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मर्ड की फायर पावर को, तो आपको एक तो मनोवरेबिलिटी चाहिए, मूवमेंट करने की क्षमता। दूसरी बात यह है कि आपकी जो गन है वो डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों ज्यादा करना चाहिए, अन्यथा जो डेड ग्राउंड होगा टैंक की मेन गन का, वो बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से जी जो T-72 की, T-90 की जो एलिवेशन डिप्रेशन है वो मेरे ख्याल से -3 से लेकर के 10 डिग्री तक है। अब इसमें इस बात को इंप्रूव किया गया है ताकि आपकी जो फायर पावर है, 3 चीजें जो मैंने बताई थी उनको एक एक करके बताऊंगा। जो फायर पावर है वो हाई एल्टीट्यूड इलाके के अनुकूल हो गई है। आपकी जो गन, इसकी मेन गन 105 मिलीमीटर वाली है, वो -10 डिग्री से लेके +20 डिग्री तक एलिवेट डिप्रेस हो सकती है। उससे आप पहाड़ी के पार और पहाड़ी इलाके में अच्छे से फायर कर सकते हैं। ये फायर पावर की बात हुई। प्रोटेक्शन इसके अंदर आपका है। और तीसरी चीज होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी इसकी जो वेट टू पावर टू वेट रेशो है वो बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह से मोबिलिटी आपको बेहतर मिल रही है। और आप जो चाइना का लाइट टैंक वहां पर लगाया गया जो कि 36 टन का टैंक है माइंड यू, तो वो जो 36 टन का टैंक है, अगर उसके खिलाफ हम 25 टन का टैंक और बेहतर फायर पावर और बेहतर प्रोटेक्शन के साथ वहां लगा सकते हैं, तो हमारे को एडवांटेज रहेगा। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि आप उसको, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से, कितना जल्दी उसको बिल्डअप कर सकते हैं। ये एक इस प्रकार का टैंक है जिसको कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो टैंक, जो बड़े एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें ले जाया जा सकता है। इसको किसी भी प्रकार से मोबिलाइज आप कर सकते हैं। बाय रोड ले जाने के लिए भी इसको इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो बड़ा टैंक है उसका जो प्राइम मूवर होता है वो बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा उसको टर्निंग रेडियस की आवश्यकता होती है। तो इसकी मोबिलाइजेशन, जो उसका इसको आगे डिप्लॉय करने का बिल्डअप है, वो बहुत तेजी से हो सकता है। उसके अलावा अब इंजन होता है, मैं आपको इसका उदाहरण देके बताने की कोशिश करूंगा। जो इंजन होता है वो रेरेफाइड एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से काम कोई भी इंजन नहीं कर सकता है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि जीप एक महिंद्रा की 70-80s में, जब मैं यंग ऑफिसर्स थे हम लोग, तब इंट्रोड्यूस की गई थी सिक्किम के इलाके में। और उसका इंजन, बिकॉज उसकी जो इंजन के जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड का और रेरिफाइड एटमॉस्फेयर का और लो ऑक्सीजन का असर हुआ, 3-4 महीने में उसका इंजन, लगभग हर नई जीप का इंजन बैट वापस होकर के वापस चला गया था। तो इसलिए उस चीज को केटर करने की भी आवश्यकता थी, और इसमें उसको केटर किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि आज का जो वॉरफेयर है उसमें कई किस्म के जो थ्रेट्स उभर करके सामने आए हैं। एक टॉप अटैक म्यूनिशन, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन, एक ड्रोन का थ्रेट, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का थ्रेट। और इस टैंक को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट को नाकाम करने में सक्षम है। उसके अलावा एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, उसके अलावा एंटी लॉइटर म्यूनिशन कैपेबिलिटी, ये तमाम कैपेबिलिटीज इसके अंदर दी गई हैं, जो कि ट्रुप ट्रायल्स में लगभग सिद्ध हो चुकी हैं। आने वाले 12 से 18 महीने के बीच में प्रॉपर ऑन ग्राउंड ट्रायल्स लद्दाख के इलाके में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से माथुर साहब आपने जिक्र किया कि मतलब ये टैंक्स जो है वो पूरी तरीके से जो अभी जरूरतें हैं भारतीय सेना की उस पर खरे उतरते नजर आएंगे, और एक कह सकते हैं कि पावरफुल इंपैक्ट जो है वो भारतीय सेना में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें इस चर्चा में। कुछ जानकारियां इस टैंक्स को लेकर है, इस टैंक को लेकर है, वो जानकारियां आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और एक्सपर्ट्स तो लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन ये कुछ जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये लाइट टैंक आखिर जरूरी क्यों है। 2020 में चीन ने एलएसी पर जिस तरीके से टैंक तैनात किए थे, उन टैंक की तैनाती की थी, और उसकी वजह से इसकी जरूरत काफी ज्यादा, चीन ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। इस वजह से इस टैंक की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर बहुत आगे जो है चीन की सेना बढ़ गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जोरावर टैंक जो है इसकी तैनाती जरूरी है। और भारतीय सेना ने T-20, T-90
टैंक जो है वो चोटियों पर भेजे थे चीन के जवाबी कार्रवाई के तौर पर। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की अहम चोटियों पर भारत ने जो है वो कब्जा कर लिया। ये एक जानकारी। इसके साथ ही साथ T-20 और T-90 टैंकों के चलते चीन पैंगोंग इलाके से पीछे हट गया था, क्योंकि भारत ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाए थे। भारत ने कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही ये टैंक वजनी और मुख्य रूप से मैदानी रेगिस्तानी इलाकों के लिए माने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी तैनाती वहां पर की गई। हाई एल्टीट्यूड के लिए T-20 T-90 टैंक उतने कारगर नहीं माने जाते हैं, इस वजह से लाइट टैंक जरूरी है। हाई एल्टीट्यूड और आइलैंड टेरिटरी के लिए लाइट टैंकों की जरूरत होती है। इस वजह से जो जोरावर टैंक है वो काफी ज्यादा खास है। इसी को लेकर हमारे जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो भी कहते नजर आए। बातचीत से फिलहाल चीन से गतिरोध खत्म करने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। लगातार बातचीत को लेकर की जाए जानकारी, तो लगातार बातचीत हो रही है। आदत से मजबूर चीन कभी भी 2020 जैसी हिमाकत कर सकता है, और इस वजह से एहतियात के तौर पर भारत को, भारतीय सेना को तैयार रहने की जरूरत है। इस वजह से भी जोरावर टैंक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। उत्तरी सीमा पर भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए जोरावर टैंक, जोरावर बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। ये दुश्मन से ज्यादा ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती बढ़त बनाए रखेगी। हमारी जो तैनाती होगी दुश्मन से ज्यादा होगी टैंकों की तैनाती की। 2020 में चीन ने LAC पर मीडियम लाइट टैंक की तैनाती की थी, यानी कि चीन ने पहले ही लाइट टैंकों की तैनाती कर दी थी। खैर, वो जो लाइट टैंक थे वो लाइट टैंक तो थे ही, लेकिन वो मीडियम लाइट टैंक थे। लेकिन अब भारत चीन से आगे निकलता नजर आएगा और भारत लाइट टैंकों की तैनाती जो है वो अब करता नजर आएगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे सीधे। और सर, मैं आपसे इस बीच समझना चाहूंगा परिहार जी कि जिस तरीके से लगातार इस टैंकों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, जो मीडियम लाइट टैंक होते हैं जो कि चीन ने पहले से ही, यानी कि करीब 5 साल पहले से वहां पर तैनात किए हुए हैं, उसमें और लाइट टैंक में क्या एक खास फर्क होता है? देखिए, जनरल माथुर साहब ने आपको पहले ही स्पष्ट बता दिया कि चाइनीज टैंक है वो 33-36 टन के हैं, जबकि हमारा 25 टन का है, तो इसका वजन उससे काफी कम है। और वजन कम होने से उतनी ही पावर का 760 to 800 BHP का जो पावर का आपका सिस्टम है वो ज्यादा उसमें इफेक्टिव साबित होगा। अब हमारा ये 25 टन का होने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई अगर अटैक होता है तो इसका जो शेल है आर्मर का, उसमें पेनिट्रेशन में कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। DRDO ने जो है बैटल के उसमें बहुत ज्यादा काम करके इसके एलॉय से इस तरह का बैटल सिस्टम बनाया है जिससे इसका वजन लाइट हो गया है। और उसमें मल्टीपल लेयर जो दी हुई है उसमें शील्ड की, उसकी वजह से जो है इसमें ग्राउंड अटैक कोई भी अगर इसके ऊपर किसी शेल का होता है तो ये उसको काउंटर, उसमें आराम से जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज नहीं होता है। ये बहुत इफेक्टिव है। और इसको जो इस वक्त में दुनिया में करीब 8-10 और दूसरे देशों के लाइट टैंक जो हैं वो इसमें चल रहे हैं, खास करके रशिया, अमेरिका, कोरिया, टर्की, उनके और पोलैंड, उनके मुकाबले में जो भी सुपीरियरिटी हासिल की जा सकती है अगले 10 साल के पीरियड में, वो सारी इसमें इनकॉर्पोरेट हमारी तरफ से की गई है। तो ये उनसे सुपीरियर है डेफिनेटली। और खास करके AI का जो इस्तेमाल इसमें हुआ है वो जिस तरह के एक्सपीरियंस यूक्रेन वार में और अभी आप कह सकते हैं कि ऑफ सिंदूर में भी आपको देखने को मिले कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर AI का कितना ज्यादा रोल रहता है और एयर डोमिनेंस कितना जो है स्टेट रिलेटिवली स्लो मूवमेंट ऑब्जेक्ट लाइक आर्टिलरीज एंड आर्मर्ड कॉलम होते हैं, उनको किस तरह से जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनको कैसे उसमें प्रोटेक्ट करना है, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जो सारे पॉइंट जो है इसमें DRDO ने सारे कंसीडर किए हैं और एक बेहतरीन टैंक बनाया है। वजन कम हुआ है पर इसकी एफिशिएंसी जो है वो चाइनीज टैंक से काफी ज्यादा है। जी जी, माथुर साहब, क्या जोरावर जो है वो पाकिस्तान फ्रंट पर भी उतना ही कारगर साबित होगा जितना कारगर ये चीन फ्रंट पर है? अभिषेक, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, चीन फ्रंट है, जितना हाई एल्टीट्यूड का हमारा चीन के साथ फ्रंट है उतना ही हाई एल्टीट्यूड का हमारा पाकिस्तान के साथ भी फ्रंट है। दूसरी बात मैं और बताता हूं आपको कि ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में काम करने के लिए नहीं है, ये टैंक जो है रिवराइन टेरेन में भी काम कर सकता है। एम्फीबियस कैपेबिलिटी इसके पास है कि आइलैंड टेरिटरीज में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो जहां तक आपका प्रश्न है कि पाकिस्तान के खिलाफ
बिल्कुल सही। पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, पुंछ के से लेकर के और गिलगिट बाल्टिस्तान तक, वो तमाम एरिया हाई एल्टीट्यूड का है और वहां पर ये टैंक बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। दूसरी बात ये होती है कि इस टैंक को देखिए, तीन चार चीजें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मर प्रोटेक्शन है। तीन चीजें बताई, प्रोटेक्शन, फायर जी पावर, जी। मोबिलिटी। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मर प्रोटेक्शन है तो वजन कम होने से कहीं कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैंने इसके अलावा मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। इसके साथ एक ऐसा सिस्टम लगाया जिससे कि ये शत्रु के जो जो सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम उसको कहते हैं, सिग्नेचर मैनेजमेंट से वो उसके ऑडियो, विजुअल, हीट, इस प्रकार के काफी सारे सिग्नल्स को सप्रेस कर सकता है, लगभग 25 से 30% तक सप्रेस कर सकता है। तो इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट इस टैंक का है, चाहे वो पाकिस्तान वाला हाई एल्टीट्यूड का फ्रंट हो या चीन का हाई एल्टीट्यूड का फ्रंट हो, और आने वाले समय में आप इसका अरुणाचल प्रदेश में भी जो चीन के साथ हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भी संभवतः इसका डिप्लॉयमेंट देखेंगे। मेरे को ये लगता है कि हाई एल्टीट्यूड में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए ये एक टैंक आपको बहुत अच्छा टैंक मिल गया है, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस है तीन फंडामेंटल आर्मर की रिक्वायरमेंट्स का। और उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि उसकी पहाड़ी क्षेत्र में फायर करने की क्षमता। इसके पास एक लॉन्च एटीजीएम है, जो बताया आपने, नाग मार्क 2, वो एटीजीएम को वो फायर कर सकता है। तो ये एक बहुत, इसकी फायर पावर बहुत जबरदस्त है और वो किसी भी प्रकार के खतरे को उन जगहों पर काउंटर करने में सक्षम है। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं कि ये जो टैंक है, ये जाकर के इवेंचुअली जो अपने T-72, T-90 या इस भारी टैंक्स वहां पर हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय किए हुए हैं, उनको वहां से रिलीव करेगा। जी उन टैंकों की कहीं ज्यादा आवश्यकता मेरे हिसाब से प्लेन्स के इलाकों में या डेजर्ट्स के फाइटिंग इलाकों में है, तो वहां पर मुझे लगता है उनकी आवश्यकता। तो ये एक बड़ा भारी गेम चेंजर हो जाएगा कि आपने अपने हाई एल्टीट्यूड के एरिया का एक इंडिजिनस वेपन सिस्टम के साथ पूरी तरह से कार्यक्रम उससे सुरक्षा को मुहैया करा दिया और उसको तैयार कर लिया, और आपने अपने जो बड़े हैवियर टैंक्स हैं उनको प्लेन वॉरफेयर के लिए या डेजर्ट वॉरफेयर के लिए वहां से अलग करवा दिया। उसके अलावा जी देखिए, एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि आज की परिस्थिति में भारत की आइलैंड टेरिटरीज पे भी बहुत ज्यादा खतरा है। और उसकी वजह यह है कि जो भारत की जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, वो आइलैंड टेरिटरीज हिंद महासागर में एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशंस हैं और उनपे निगाहें हैं, चीन की भी, अमेरिका की भी। तो मुझे लगता है कि हमको एम्फीबियस वॉरफेयर के दर्जे में भी इस टैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है रिवराइन टेरेन में, जो कि जहां पर हम जी सतलज के जी। पार या रावी के पार हमें लड़ने की बिल्कुल आवश्यकता माथुर साहब, पड़ेगी। जिस तरीके से मतलब ये माना जाए, जो आपने जानकारियां दी हैं, जो आपने टैंक के बारे में बताया कि पाकिस्तान हो चाहे चीन, हर फ्रंट पर ये टैंक कारगर साबित होता नजर आएगा। और ये कह सकते हैं कि जब ये भारतीय सेना में शामिल होगा तब भारतीय सेना की मजबूती और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।